नमस्ते भारत। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप कि सब बढ़िया मज़े में। और तैयारी कैसा चल रहा है बोर्ड का? तो आज फिर मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने एक नए वीडियो जो चैप्टर 10 होंगे और एक क्लास 12th का जो वेब ऑप्टिक्स होगा, और एक शॉट में हम इसको सारे के सारे वीडियो को ख़त्म कर देंगे और आप फिर जाके एग्जाम में धमाल मचा दीजिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि अपडेटेड नोटिफिकेशंस आपके पास मिलता रहे बिना किसी डिस्कशन का। क्योंकि समय हम लोग के पास बिल्कुल कम है, तो हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेव फ्रंट, यानी वेव ऑप्टिक्स का सबसे पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसका नाम है वेव फ्रंट। और इस वेव फ्रंट में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? तो वेव फ्रंट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। रिपीट करना, इट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। फिर से रिपीट कर लो, इट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशंस। आई थॉट कि आपको याद हो गया होगा वेव फ्रंट क्या होते हैं। इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशंस। रेज, उसके बाद सेकंड आता है रेज। रेज में प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? रेज आर द लाइंस परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट विच शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि रेज आर द लाइंस परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो लाइंस होते हैं, जो डायरेक्शंस किसी एनर्जी के प्रोपगेशंस का डायरेक्शंस को शो करते हैं, दैट इज द रे। रे क्या होते हैं? रे आर द लाइंस परपेंडिकुलर द वेव फ्रंट विच शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशंस ऑफ एनर्जी। बहुत एनर्जेटिक चैप्टर होंगे आज प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या होता है प्यारे बच्चों? कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि टाइम टेकन क्या होता है प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ से देख लेंगे टाइम टेकन क्या होता है। द टाइम टेकन फॉर अ लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू द अनदर। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के बीच का जो टाइम टेकन होता है, दैट इज द टाइम टेकन, राइट। और अनदर इज द सेम अलोंग एनी रे, और वो रे के क्या हो, बिल्कुल अलोंग में हो। अच्छा, हाइजन प्रिंसिपल्स को आप देखेंगे। इस हाइजन प्रिंसिपल्स में क्या किया मैंने, इसमें दो पॉइंट्स को डिनोट किया। एक पॉइंट में आपने देख रहे हैं यहाँ पे ए लिखा और सेकंड में हमने बी लिखा। एक पॉइंट का हमने नाम यहाँ पे ए दिया और सेकंड का नाम हमने बी दिया। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू हाइजेंस ईच पॉइंट ऑन द गिविंग वेव फ्रंट कॉल द प्राइमरी वेव। इसको कौन सा वेव बोलते हैं? प्राइमरी वेव बोलते हैं। act as the phrase act as the phrase source of new disturbance act as the phrase source of new disturbance called the secondary wavelet। यानी कि पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, जो वेव फ्रंट का कोई पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट को हम लोग प्राइमरी वेव बोलते हैं, और जो सोर्स का न्यू डिस्टर्बेंस होता है उसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें विच ट्रेवल इन एन डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। और ये कैसा ट्रेवल करता है कि किसी भी लाइट की जो वेलोसिटी होती है उसके मीडियम में, उसके डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है। दैट इज द हाइजन प्रिंसिपल। यानी कि हाइजन प्रिंसिपल के द्वारा ये बताया गया था। क्या बताया गया था? अकॉर्डिंग टू हाइजन ईच पॉइंट on the given wave front is called the primary wave fronts, act at the source of new disturbance called the secondary wavelets, which travel in an direction with the velocity light in the medium is called these things। यानी बी की the surface touching this secondary wavelets tangentially is the forwarded in the directions at any instant given the new wave front at the instant, right? This is called secondary wave front। प्यारे बच्चों, अभी तक इसको अब समझ गए होंगे कि हाइजन प्रिंसिपल ने पहला पॉइंट में क्या बताया, सेकेंड पॉइंट में क्या बताया। अब ये प्रिंसिपल का कंस्ट्रक्शंस क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल्स तो हम जान गए, अब कंस्ट्रक्शन को थोड़ा देख ले कि कंस्ट्रक्शन होता क्या है जनरली। तो इस कंस्ट्रक्शन में भी हमने दो पॉइंट्स को रखा। प्रिंसिपल में दो पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स में हमने किस चीज़ का डिस्कशन किया? वेव फ्रंट का, वेवलेट का। सेकेंड में क्या चीज़ का बात किया? सेकेंडरी वेव फ्रंट का। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल हाइजन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें हमने दो पॉइंट कंसीडर किया। पहले पॉइंट में इसमें क्या बात करेंगे? इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी पॉइंट वेव फ्रंट सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट, राइट। एंड द बी पॉइंट में हम इसमें डिस्कस करेंगे द envelope of these wave front, the envelope of these wave front, that is the surface tangent of that is the surface tangent
टू ऑल द सेकेंडरी वेव फ्रंट गिव द न्यू वेव फ्रंट, राइट। यानी कि ये ऐसे एक इन्वेलप होते हैं वेव फ्रंट का जिसके टेंजेंशनली अगर हम बात करें, हर टेंजेंट पे बात करें, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट जो हर एक सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है एक न्यू वेव फ्रंट का क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में क्या बताया गया है, दिस इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस, दैट इज द इंपॉर्टेंट, इट इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस, राइट। स्नेल्स लॉ में ऑफ रिफ्रैक्शंस में क्या पढ़ते हैं कि फर्स्ट मीडियम ड्यू टू सेकेंड दैट इज द इक्वल टू द c1 by c2, c1 by c2, c1 is the speed of light, c2 is the speed of light, क्लियर। अब ये लाइट जो 1 है तो दैट इज द फर्स्ट मीडियम, 2 है तो दैट इज द सेकेंड मीडियम, खत्म, स्नेल्स लॉ खत्म। स्नेल्स लॉ में बताया गया कि c1 by c2, तो c1 is the speed of light for the first medium and the c2 is the speed of light for the second medium, right। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। अब नेक्स्ट है हम लोग के पास में दैट इज द रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्लेक्शंस ऑफ अ प्लेन वेव यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल, जो हम प्रिंसिपल अभी पढ़ के आ रहे हैं उसके हिसाब से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंसेस है उसको अब हम यहाँ से देखेंगे। सो प्यारे बच्चों देखो, इसमें बताया गया है कि द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज I इज इक्वल टू R एंड द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज द साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू μ2 1, राइट। सो देखो साइन I बाई साइन R, V1 बाई V2 यानी द वेलोसिटी फॉर फर्स्ट मीडियम एंड वेलोसिटी फॉर सेकेंड मीडियम का रेशियो, उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द सेकेंड मीडियम एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द सेकेंड फर्स्ट मीडियम, इन दोनों का रेशियो, और इन दोनों को जब मिला देंगे तो ड्यू टू सेकेंड फॉर बाय द फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, क्लियर। सो can be derived the using wave theory, v1 v2 are the speed of light in media first and second and refractive index μ1 and μ2 respectively, राइट। अब इसके बारे में लिख दिया जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं थे। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड। अब यहाँ पे एक रिलेशन को ऑब्टेन करना है, किसके किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और स्पीड के बीच में। अब हम फ्रीक्वेंसी और स्पीड के बीच में रिलेशंस को ऑब्टेन करेंगे। सो इसमें हम लोग अब क्या स्टडी करेंगे, द फ्रीक्वेंसी भी remains the same as the light travel from one medium to another medium, the speed of v of a wave is given by, क्या होगा, v is equal to lambda by t, v is equal to lambda by t, and the lambda is what, that is the wavelength of the wave, and t is what, that is the 1 by v, that is the period of oscillations, right। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब आता है डॉपलर इफेक्ट। प्यारे बच्चों डॉपलर इफेक्ट बहुत क्वेश्चंस बनते हैं वेव ऑप्टिक्स में, बहुत दिमाग खाता है वेव ऑप्टिक्स। तो भैया अब लास्ट समय है आपका, अब यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, तो करना पड़ेगा याद, नहीं तो हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, क्योंकि यही आपको बचाएगा एग्जाम के डर से। तो करिए फटाफट लाइक सब्सक्राइब और चलते हैं फिर आगे। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट। प्यारे बच्चों डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इट इज द शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, देयर इज द रिलेटिव मोशन, ध्यान देना, रिलेटिव मोशंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ये सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में एक रिलेटिव मोशंस को डिफाइंड करता है, राइट। द इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू measure the speed of approaching or the receding object, clear, that is the Doppler effect, that is the Doppler effect। अब आता है change in frequency, change in frequency, what is the change in frequency, that is the important, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। सो प्यारे बच्चों यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बनता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, लास्ट तक बने रहना। For the source moving away from the observer, v is small then, यानी कि v naught is greater than v and the source moving toward the observer, जहां पे v जो है कैपिटल हो जाते हैं v naught से, the change of that frequency, कभी कभी क्या होता है
कि v जो है v नॉट से बड़ा, कभी v नॉट v से बड़ा, यही जो चेंजिंग होता है ना दोनों के कंडीशंस में, दैट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब देखो डेल्टा v इजकल टू v माइनस v नॉट और डेल्टा इजकल टू v माइनस v नॉट, तो अगर v का हम वैल्यू निकाले तो v इजकल टू क्या होगा, माइनस v बाई c। सो फाइनली dv इज बाई v नॉट इक्वल टू माइनस v बाई c, राइट, माइनस v बाई c। वेब ऑप्टिक्स से प्यारे बच्चों बहुत नंबर बनता है यहाँ से, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको याद करते ही चलना है मेरे साथ। अब आता है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशंस ऑफ वेव, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें दो पॉइंट्स को हमने डिनोट किया, राइट। पहले दो में देखते हैं क्या क्या है। टू सोर्सेस आर कोहेरेंट इफ दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द स्टेबल फेज डिफरेंस। सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और स्टेबल फेज डिफरेंस होना चाहिए। ये तो कोहेरेंट का एंड इनकोहेरेंट का एडिशन ऑफ वेव होता है। दूसरा जो कंडीशन इसमें बताया गया, इन दिस केस टोटल intensity I is not just a sum of individual intensities, that is the I1 and I2। क्यों? क्योंकि I is equal to I1 plus I2 होता है प्लस 2K इंटू E1 डॉट E2 होता है। सो E1 और E2 जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं प्यारे बच्चों। कहाँ पे? जहां पे सोर्स का पॉइंट होता है, यानी कि जिस पॉइंट के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं वही हमारा E1 और E2 होता है। C जो पॉइंट इसके अंदर में रखा गया, क्या रखा गया, द इंटरफ्रेंस टर्म एवरेज ओवर मेनी साइकिल इज जीरो इफ, कब, इसके दो पॉइंट्स बनते हैं, द सोर्स हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जब किसी सोर्स का अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हो जाए तब, और दूसरा द सोर्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी बस नो स्टेबल फेज डिफरेंस। एक ने हमने बताया था कि जब स्टेबल फेज डिफरेंस होगा या जो भी होंगे उस कंडीशंस में, बट यहाँ पे क्या बोला, या तो सोर्स डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज का हो जाए या फिर अगर सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी का है तो फेज आपका डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज का हो जाए, यानी कि दोनों में से एक कंडीशंस को आपको चेंज करना। नेक्स्ट है हमारा कि फॉर द सच अ कोहेरेंट सोर्सेज दैट इज द I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। थर्ड है इसमें, यानी कि ई नंबर को अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हेन टू और मोर वेव मोशन ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरिम्पोज and one another, a new wave is formed in which resultant displacement due to individual wave at the instant। और इसके लिए F पॉइंट जो बनता है, the average of the total intensity will be, क्या होगा, तो I is equal to I1 plus I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 cos phi, राइट। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम लोग चले, जहां पे फाई को क्या बोला जाता है, इनहेरेंट फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपरिम्पोजिंग वेव्स, राइट। नेक्स्ट है हम लोग का द सिग्निफिकेंस इज द इंटेंसिटी ड्यू टू टू सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू ईच ऑफ देम। बच्चा इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, द सिग्निफिकेंस इज द इंटेंसिटी ड्यू टू टू सोर्स ऑफ लाइट, दो सोर्स ऑफ लाइट के कारण, इट इज नॉट इक्वल टू, एक कारण, दो सोर्स ऑफ लाइट के कारण ये बराबर नहीं होते हैं, किसके, इंटेंसिटी ड्यू टू ईच ऑफ देम, इन दोनों के कारण ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे, the resultant intensity depends on the relative location of the point from the two sources, since changing it changes the path difference as we go from one point to the another। पाथ डिफरेंस को चेंज अगर करते हैं और उसके सहारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं तो इसके रिजल्टेंट इंटेंसिटी पर, रिलेटिव लोकेशन पर डिपेंड करेगा उन दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। As a result, the resulting intensity will be vary between the maximum to the minimum value, determine the maximum and minimum value cosine function, this will be, इसका जो रिजल्टेंट होंगे वो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का देगा। कैसे देगा,
तो कोसाइन फंक्शन के साथ देगा इस सारे चीजों को, राइट। तो इसके आई मैक्स और आई मीन को हम दोनों का वैल्यू देख लेते हैं। तो आई मैक्स और आई मीन का जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखना क्या आ रहा है। सो यहाँ पे आ रहा है आई मैक्स इजकल टू I1 I2 प्लस 2 इंटू I1 इंटू I2 रूट अंडर दैट इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। और मीन में देखो यहाँ पे सिर्फ प्लस कर देना है मैक्सिमम, मिनिमम में माइनस कर देना है मिनिमम, राइट। प्लस कर दिए तो मैक्सिमम, माइनस कर दिए तो मिनिमम। तो आई मैक्स का अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आपको आई रूट अंडर I1 का प्लस कर देंगे I2 के साथ, उस दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अगर आई मीन का मिनिमम वैल्यू यानी आई का मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो रूट के अंदर में I1 को लिखेंगे माइनस रूट के अंदर में I2 को लिखेंगे, दोनों को ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट है यंग्स एक्सपेरिमेंट। अब भैया यंग्स एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं इसको भी देखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो यंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो बोल रहा है टू पैरेलल एंड वेरी क्लोज स्लिट्स S1 एंड S2 राइट बिहेव लाइक two coherent sources and produce on the screen a pattern of the dark and the bright band interference spring। यानी कि S1 और S2 के कारण जो अब हम स्क्रीन रखते हैं, राइट, उसके बहुत क्लोज में स्क्रीन रखते हैं, तो एक स्क्रीन पे क्या होता है, एक पैटर्न प्रोड्यूस होता है जो ब्लैक भी डार्क भी होता है और ब्राइट भी होता है, डार्क बैंड भी होता है और ब्राइट बैंड भी होता है। नेक्स्ट हम लोग का देखें कि फॉर अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन द डिफरेंट पार्ट S2P और S2P इजकल टू Y1D बाई कैपिटल D1। अब देखो स्मॉल d क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, और D1 जो कैपिटल D होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। एक डिस्टेंस का बात करेगा और एक इन दोनों के सेपरेशंस का बात करेगा। ये ध्यान रखना है, जो सेपरेशन का बात करेगा उसको Y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो डिस्टेंस का बात करेगा इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है हम लोग के पास में द सेपरेशन डेल Y1 बिटवीन द एडजेसेंट ब्लैक ऑफ डार्क फिंगर्स इक्वल टू D1 लेमडा बाई DU। इसको भी पढ़ लेंगे। यूजिंग लेमडा कैन बी मेजर। यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फ्रिंग विथ W इक्वल टू D लेमडा बाई D होता है। D लेमडा बाई D को D में इसमें क्या है डिस्टेंस होते हैं और दिज स्क्रीन डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स होते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस को पढ़ लेते हैं। इसमें होते हैं फेज डिफरेंस, इसमें होते हैं फेज डिफरेंस, राइट, फेज डिफरेंस जिसको हम डेल्टा फाई कहते हैं, जो 2 फाई n के बराबर होता है। और n क्या होता है, n एक इंटीजर्स होता है 1 2 3 4 दैट इज द। और पाथ डिफरेंट डेल x होता है जिसको n इंटू लेमडा कहते हैं, n इंटू लेमडा। तो n यहाँ पे भी क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ये ध्यान रखना है कि n जो होते हैं यहाँ पे इंटीजर्स का वैल्यू देता है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब आता है कि डिफ्रेंशन, अब आता है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लाइट। अब आता है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लाइट। सिंगल स्लाइट में क्या होगा, तो इसमें दो चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, एक सेंट्रल मैक्सिमा इंपॉर्टेंट बनता है और एक क्या होते हैं स्पीड का सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर स्पीड का सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा और बीथ का सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा। तो एंगुलर स्पीड का बात करेगा तो 2 लेमडा बाई डी, और विथ का बात करेगा तो 2 लेमडा डी। विथ मतलब मोटाई, तो यार डी आ जाएगा उसके साथ, बाकी सबसे, राइट। तो ये फॉर्मूला भी याद हो गया। एंगुलर स्पीड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लेमडा बाई डी, एंगुलर स्पीड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लेमडा बाई डी, और बीथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा 2 लेमडा डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या होते हैं, तो डिस्टेंस होते हैं स्लिट का, और स्क्रीन का जो डिफरेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। खत्म। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट को देखो, कंडीशन फॉर मिनिमा एंड आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। एन क्या होता है, इंटीजर्स 1 2 3 4। अब आ जाता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो लेमडा फाई इक्वल टू 2 फाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोल देगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि क्या रिलेशंस होते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में, तो आपको ये रिलेशन शो करना होगा, राइट।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और इधर उधर भटकने से आपको कुछ नहीं होगा, आप ध्यान से पढ़ाई करो और खुद को हम जैसे बताते हैं कि आप रोज डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, वहाँ से अपने जज करो, उस टॉपिक को फिर रिवाइज करो, राइट। और फिजिक्स को मस्ती में पढ़ो, मजे आएंगे पढ़ के, और उसको याद नहीं करना है, बस मस्ती में उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करते करते याद हो जाएगा तो एग्जाम भी बेटर जाएगा। सो चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। इट रेफर टू लाइट स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द नैरो होल्स एंड स्लिट्स एंड बेंडिंग अराउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। जहां पे ऑब्स्टेकल आएगा वहां से वो बेंड कर जाएगा, वही हमारा क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन शो इन द सेंट्रल मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू 0। यहां देखो जहां पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ये वाली लाइट, तो ये देख रहे हो मैक्सिमम दे रहा है, तो यही थीटा पे, यही एंगल थीटा पे इसकी वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें, अब यहां देखते हैं different part of the wave front at the slit and secondary sources. Diffractions pattern is the resultant of interferences of wave from these sources. B में है the intensity plot look as the follows with the being of bright central maxima followed by the smaller intensity secondary maxima with the bring of the point of zero intensity in the between where अब क्या होता है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा एन नॉट इक्वल टू 0, ये भी ध्यान रखना है। अब आता है एमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिशन से इसमें 3 पॉइंट हमारे पास बनते हैं। कौन कौन सा पॉइंट बनते हैं, इन तीनों पॉइंट को याद करना है, तो याद करेंगे। दीज आर द 3 प्रोसेसेस बाय द विच मैटर इंटरैक्ट्स विद द रेडिएशन इन एमिशन एंड एक्सेलरेटेड चार्ज radiates a loss of energy, losses of energy. Next है हमारे पास in absorptions the charge gain energy at the expense of electromagnetic wave, और C नंबर है in scattering the charge accelerated by the incident। देखो यहाँ पे स्कैटरिंग का मतलब एक्सेलरेटेड, एब्जॉर्प्शन का मतलब गेन, और एमिशंस का मतलब कि प्रोसेस। ध्यान रखना है, एक में प्रोसेस, एक में गेन और एक में एक्सेलरेटेड। क्लियर, तो इन तीनों को लिख देना। अब आ जाते हैं हम लोग पोलराइजेशंस में, दैट इज द पोलराइजेशंस ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका हम लोगों ने पॉइंट देखेंगे। ए द स्पेसिफिक मैनर इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ई oscillated in the plane transverse to the direction of propagation of light. If E oscillated back and the forth in the straight line, the wave is said to be linearly polarized. If the direction of E change irregularly and the wave is unpolarized. अगर डायरेक्शन E जो चेंज हो जाए इरेगुलर मैनर में, तो उस वेव को अनपोलराइज करते हैं। अगर रेगुलर मैनर में हो डायरेक्शंस तो उसको हम लोग पोलराइज्ड बोलते हैं, दैट इज द ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशंस ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द सिंगल पोलराइड P1 पोलराइड P1 लाइट इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू हाफ। जब हम सिंगल पोलराइड से पास करवाते हैं तो लाइट हमारा रिड्यूस होके क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ P1 when a second polarized P2 is also included at the one specific orientation with respect to P1, the net transmitted intensity to reduce to 0, but it transmitted fully when P1 is turned at the 90 degree from the orientation. This happen because क्या कारण होते हैं, transmitted polarization by polaride in the component of E parallel to its axis, right? पैरेलल होगा तभी तो 90 डिग्री का एंगल की बात हुआ, राइट। ये भी ध्यान देना है। अनपोलराइज सनलाइट स्कैटरिंग बाय द एटमॉस्फेयर और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मीडियम, राइट, पोलर। अब आ जाते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है, द
linearly polarized light passing through the some substance like a sugar solutions undergoes the rotation of direction of polarizations। मतलब कि sugar solutions आपने पढ़ा होगा कि अगर पानी और चीनी का सॉल्यूशन बना के और उसके अंदर से अगर लाइट को निकाला जाए तो इसके डायरेक्शंस में क्या होंगे, रोटेशंस होंगे, और उस रोटेशन का कारण होगा पोलराइजेशन, जो प्रोपोर्शनल होंगे लेंथ ऑफ द मीडियम, उस मीडियम के लेंथ के ऊपर में उसकी प्रोपगेशंस ऑफ लाइट डिपेंड करेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ट्रांसफर्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा और उस सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, कितना घुला हुआ है कि नहीं घुला हुआ है, दोनों पे डिपेंड करेगा। दिस इफेक्ट इज नॉन एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, इस इफेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो कैसे बताएंगे इसको, देखो इसमें 4 शब्द याद रखना है। एक लिनियरली पोलराइज्ड लाइट व्हेन पासेस थ्रू, किसके द्वारा, शुगर का सॉल्यूशन, और उसमें जैसे ही इंटर करता है तो क्या हो जाता है, रोटेशन ऑफ अ डायरेक्शन ड्यू टू पोलराइजेशन is directly proportional to किस पे, length of that medium and concentration of the substances. That effect is the optical activity. Clear? तो ऐसे याद करेंगे। अब आ गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू पोलराइजेशन, I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। I इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर द पोलराइजेशन, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड द पोलराइजर। खत्म। अब आता है ब्रेविस्टर लॉस। अब ब्रेविस्टर लॉस क्या होते हैं, अब ये क्या बोलते हैं कि व्हेन इंसिडेंट लाइट इज द इंसिडेंट एट द पोलराइजिंग एंगल, द रिफ्लेक्टेड and the reflected ray are the perpendicular to each other and the polarizing angle also called the Brewster angle, that is the tan theta p is equal to mu, right? अब पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग देखेंगे। इस पॉइंट में 2 चीज़ों को हमको पढ़ना है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग में हमको 2 चीज़ को पढ़ना है, दैट इज द लाइट स्कैटरिंग व्हेन इट मीट एट द पार्टिकल्स ऑफ अ सिमिलर साइज to its obtain the wavelength. The scattering of sunlight by the dust particle is and the example of polarization by the scattering. और second है Rayleigh, so the scattering of light is the proportional to the 4th power of the frequency, that is 1 by lambda का power 4, right? और जहां पे d का वैल्यू काफी ज्यादा छोटा होगा कंपेयर टू lambda, hence the blue light is scattered more than the red। और यही कारण है कि ब्लू लाइट, देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव निकल गया कि ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं रेड लाइट के। कारण क्या है, क्योंकि स्मॉल डी जो मॉलिक्यूल्स ऑफ साइज डी होते हैं वो काफ़ी छोटा हो जाते हैं, किसके कंपैरिजन में, वेवलेंथ के, यानी कि लैम्डा के कंपैरिजन में। और इसी कारण से एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। और यही कारण है कि आपका जो स्काई है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। क्लियर? तो अभी तक का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पक्का कीजिएगा। तो एग्ज़ाम में हम लोग मिल के गर्दे उड़ाते हैं और इसी तरह से ध्यान से पढ़ाई करते हैं, इसी तरह से एंजॉय से पढ़ाई करते हैं। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। आई होप कि अभी तक आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा, और 15 दिन का हमारा प्लान था। 15 दिन में आपको पूरा का पूरा टॉपिक को खा जाऊँगा, और खा ही नहीं जाऊँगा, आपके यहाँ पे भर दूँगा। इसको अगर बना के रखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। कर दिए। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।